स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो ये केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है। और मतलब चैप्टर 11 है और पार्ट 4 है, ठीक है। तो चैप्टर 11 को हमारा ये एल्कोहल, फिनाल और ईथर है, हम कुछ पढ़ चुके थे। पार्ट 3 में थोड़ा सा जो हमारा बचा था टॉपिक, उसे हमें इस क्लास में पढ़ना था। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास पर और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो बचा था। फिनॉल की अम्लीयता और एल्कोहल की अम्लीयता थी, और हमें उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो पढ़ने थे। और इसके आगे हमें पढ़ना था डाई एथिल ईथर जो बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो हम प्रयोगशाला विधि पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं। हेडिंग जैसे कि आपको दिखाई पड़ रही है, पड़ा हुआ है एल्कोहल व ईथर की अम्लीयता, ठीक है। तो मतलब एल्कोहल और फिनाल की अम्लीयता, तो देखिए इससे संबंधित हमने क्वेश्चन ले लिया है और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम करेंगे इसको, मतलब सवाल को, मतलब इसकी हेडिंग जो है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फिनाल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्यों? फिनॉक्साइड, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा और ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि क्यों आखिरकार जो फिनॉल होता है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो हम बात करेंगे क्यों अम्लीय है। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें जो है अनुनादी संरचना पाई जाती है, ठीक है, और इसीलिए ये अधिक अम्लीय होते हैं। तो अगर इनको करके दिखा देते हैं, तो देखिए R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H की बात करें, इसमें जो होता है हमें प्राप्त हो जाता है, तो एल्कोक्साइड बनता है। R और सिंगल बॉन्ड O निगेटिव हमें प्राप्त हो जाता है, और ये जो होता है पॉजिटिव H पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। ये जब टूटता है, ये जहाँ पे ये हमारा जो है एल्कोहल है, जो हमारा एल्किल अल्कोहल है, जो मतलब, ठीक है। तो ये जब टूटेगा, यहाँ पे कुछ भी हम ले सकते हैं, आर की जगह मान लीजिए C2H5 ही ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो जब ये एक मिनट रुक गया, ये यहाँ पे क्योंकि फिनॉल ग्रुप है तो C6H5 लेंगे, C6H5OH ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से। अब जब ये टूटेगा तो हम इसको चित्र के माध्यम से, हमने पीछे पढ़ा था जब अनुनाद वाला पढ़ा था, तो वहाँ पे चित्र के माध्यम से हम इसी तरह से इसको समझते हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं, C6H5 और O निगेटिव, ठीक है, ये अलग हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा H पॉजिटिव। इस तरह से ये दो भागों में विभक्त हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये पार्ट निगेटिव है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये H पॉजिटिव है, तो इसे हम इधर भी लिख सकते हैं प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप नहीं लिया गया, हमने ग्रुप ले लिया है। अब देखिए वही चीज हमने जो अभी बताई है आपको सूत्र के माध्यम से, वही चीज यहाँ पे चित्र के माध्यम से, मतलब चित्र वाले फार्मूले से लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये फिनॉल है हमारा, और जब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो ये दो भागों में टूट जाता है, निगेटिव और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला जो है यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मतलब ये इधर ही का पार्ट है, ठीक है। तो H जो होता है वो इससे निकल के पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है, बाकी ये निगेटिव में आ जाता है। इसलिए ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है और इसीलिए अधिक स्थायी होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन बनाने के कारण, तो इसलिए ये जो होता है एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फिनॉक्साइड एल्कोक्साइड से अधिक स्थायी है क्यों, ये पूछा गया है। तो वही कारण फिर से जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, पीछे हमने हेडिंग में पढ़ा था, वही हमको ये यहाँ पे कारण देना है कि फिनॉक्साइड में अनुनादी संरचना बनती है और इसीलिए अधिक स्थायी। तो वो अनुनादी संरचना हमें बना के यहाँ पे दिखा देनी है, और बस यही करना है, और कुछ आंसर में नहीं देना, लिख देना है कि अनुनादी संरचना के कारण जो फिनॉक्साइड होता है वो एल्कोक्साइड से अधिक स्थायी होते हैं। आगे तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि फिनॉल व फिनॉक्साइड दोनों में अनुनाद पाया जाता है, लेकिन फिनॉक्साइड फिनॉल से अधिक स्थायी होता है क्यों? तो अगर बात करें तो फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होने के कारण, फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होने के कारण वो अधिक स्थायी होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा है ये फिगर के माध्यम में दिया हुआ है, इस तरह से ये अनुनादी संरचना ही दिखाई गई है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है संरचना दिखाई गई, एक ये नीचे वाला फिनॉल है, ऊपर वाला फिनॉक्साइड, इन दोनों में ही अनुनादी संरचना दिखाई गई है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ऑक्सीजन फिनॉक्साइड में जो है, ठीक है, फिनॉक्साइड ये है हमारा, तो फिनॉक्साइड में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और इसीलिए
एल्कोहल से जो फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल से फिनॉक्साइड जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला हमारा क्या था उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रयोगशाला विधि बची थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डाई एथिल बनाने की, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं। सबसे पहले हम बनाते किसको कहते हैं, कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल, किसके, एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके निर्माण की विधि हो गई। अब हम रिएक्शन के माध्यम से भी इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल की जो क्रिया है H2SO4 के साथ करवाई है। तो देखिए एक H और OH मिलकर H2O बना लेता है, बाकी बन जाता है हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये अभिक्रिया लगभग 100 से 110 सेंटीग्रेड पे होती है। जब ये हाइड्रोजन जो सल्फेट बनता है यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, उसको हम यहाँ पे ले आते हैं और फिर से हम इसकी अपक्रिया करवाते हैं एथिल अल्कोहल के साथ। जब हम इसकी अपक्रिया फिर से एथिल अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो हमारा ये 140 सेंटीग्रेड पर होगी और फिर हमारा बन जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, और क्या बनेगा, तो और बन जाएगा H2SO4 साथ में बन जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी अभिक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं इसको, इसका चित्र देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन हमें यही लिखनी है, लास्ट में हम रिएक्शन लिखेंगे नहीं, यही रिएक्शन है, दोनों में लिखनी है हमें। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का चित्र। ठीक है, इसे बना लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं, अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे फिगर की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो फिगर में सबसे पहले हमारा दिया क्या है, सर्वप्रथम हम स्टैंड की सहायता से एक जो हमारा फ्लास्क है उसको हम कस लेते हैं। ठीक है, आसमान फ्लास्क मान लेते हैं, उसको हमने कस दिया है। उसके ऊपर हम एक तरफ तो बर्नर लगा देते हैं, दूसरी तरफ थर्मामीटर लगा देते हैं और उस बर्नर में मतलब थिसल कीप जिसे बोलते हैं, बर्नर बोल रहे हैं, थिसिल कीप इसे बोलते हैं, तो उस थिसिल कीप में हम एथिल अल्कोहल भर देते हैं और यहाँ पे नीचे हम उस्मक और बर्नर लगा देते हैं इसके। ठीक है, ये बर्नर है हमारा, ये उस्मक है हमारा। ठीक है, बालू उस्मक है ये। ठीक है, तो अब इस जो फ्लास्क है उसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को भर देते हैं। ऊपर हमारा एथिल अल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल ही तो आएगा नीचे, तो इस तरह से एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 माना जाता है। अब देख लीजिए, जब ये जो हमारी होती है ये संघनित होता है, यहाँ पे जल संघनित होता है और ये अडॉप्टर जो यहाँ से ये जाता है ये अडॉप्टर होता है। ठीक है, और ये हमारा जो होता है यहाँ पे ग्राही पात्र होता है और ये यहाँ पे जो भरी हुई है इसके अंदर ये बर्फ भरी हुई है, उसके ऊपर जो हमारा ग्राही पात्र रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब अगर बात करें इस विधि की तो बात कर लेते हैं चित्र विधि की। तो सर्वप्रथम स्टैंड की सहायता से एक आसवन फ्लास्क को कस देते हैं, उसके ऊपर एक तरफ थिसिल फेरा लगा, दूसरी तरफ थर्मामीटर लगा देते हैं, उसके नीचे उस्मक और बर्नर लगा देते हैं। ठीक है, उस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को भर देते हैं और उसका संबंध जो हमारा होता है, ये फ्लास्क होता है, उसका संबंध हम किससे कर देते हैं, जल संघनित से कर देते हैं। जल संघनित का संबंध हम एडॉप्टर से कर देते हैं, एडॉप्टर का संबंध हम ग्राही पात्र से कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हमें ईथर प्राप्त होता है और इसके नीचे जो होता है उसमें बर्फ रखी रहती है। ठीक है, तो अब हम इसकी विधि की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें सांद्र H2SO4 भरा रहता है और सांद्र H2SO4 और ऊपर से आता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो सांद्र H2SO4 एथिल अल्कोहल के बीच में अपक्रिया होती है। सबसे पहले यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर यहाँ पे जब और अपक्रिया करवाएंगे तो बन जाता है क्या, हमारा बन जाता है क्या प्राप्त करना था हमें, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर यहाँ से जाता है यहाँ पर संघनित में और वहाँ पे जाके ठंडा होता है और जब ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होके एडॉप्टर की सहायता से जाता है ग्राही पात्र में। ग्राही पात्र में बर्फ के टुकड़े जो नीचे रखे रहते हैं ग्राही पात्र के, वहाँ पे भी ये ठंडा होता है और वहाँ पे जाकर ये एकत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो ईथर होता है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हमने विधि समझ ली है। ठीक है, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो अब हम इसे आगे देख लेते हैं। समझा दिया है, इसमें थोड़ा सा अलग लिखा होगा तो उसे भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि इस विधि को हम लोग बोलते हैं अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है,
ये लिख दीजिए ब्लैक से, इंपॉर्टेंट है। आगे, क्योंकि एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर हम ईथर लगातार प्राप्त करते रहते हैं, तो इस प्रकार आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 और अल्कोहल और जल की अशुद्धियां भी मिली रहती हैं। इसके लिए हम ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं और इसे निर्जल CaCl2 डालकर रख देते हैं। इसके बाद छानकर आश्रित करने पर 34 से 35 सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें क्या होता है, शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। आगे हम बात करते हैं PCl5 से अपक्रिया की। तो PCl5 से अपक्रिया की बात करेंगे तो इसमें एथिल क्लोराइड बनता है, ठीक है। जब ईथर की अपक्रिया हम PCl5 से करवाएंगे तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड बनेगा और पोलोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। ये दो चीजें इसमें बनती हैं। इस शुद्धता का परीक्षण की जांच करेंगे। तो ईथर की शुद्धता के परीक्षण के बारे में बात करेंगे। तो ईथर की शुद्धता का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा करते हैं। ईथर की शुद्धता का परीक्षण हम पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा करते हैं। यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर आयोडीन मुक्त होती है, यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर जो आयोडीन मुक्त होती है तो ईथर कैसा होता है, अशुद्ध होता है। और शुद्ध ईथर में आयोडीन मुक्त नहीं होती है। मतलब अगर अशुद्ध ईथर होगा तो आयोडीन मुक्त होगी और शुद्ध ईथर होगा तो उसमें आयोडीन मुक्त नहीं होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ईथर की शुद्धता का जो है परीक्षण कर लिया जाता है। तो यहीं से आज की क्लास हमारी जो होती है वो फिनिश होती है और अगली क्लास में हम चैप्टर 12 का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर 11 था जो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं से होती है फिनिश।